नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का डागुरस ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा जिसे आप जानते हैं एक नाम से, और नाम है वायुमंडल। वायुमंडल। अभी तक हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें एक टॉपिक तो था आपके स्थल मंडल और दूसरा था जलमंडल। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है वायुमंडल। तो सबसे पहले हम वायुमंडल के बारे में चर्चा करें तो वायुमंडल के बारे में सबसे पहले हम परिभाषा जानना चाहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप वायुमंडल पढ़ना चाहेंगे, ये वायुमंडल हम पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ना चाहेंगे। और पृथ्वी के सापेक्ष जब वायुमंडल का अध्ययन करना चाहेंगे तो आप देखिएगा मित्रों, ये है आपके पृथ्वी, ये है आपकी पृथ्वी, देख पा रहे हैं आप। और अब हमसे कहा जाता है कि आप पृथ्वी के वायुमंडल की बात कीजिए तो पृथ्वी के चारों ओर आपके, ये जो आपके पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी रही और पृथ्वी के चारों ओर ये आपको मिला गैसीय आवरण। ये क्या मिल गया आपको? गैसीय आवरण। तो क्वेश्चन क्या मिल गया? पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाला जो गैसीय आवरण है, इसी गैसीय आवरण को आपके पृथ्वी का क्या कहा जाएगा मित्रों? वायुमंडल इसे कहा जाता है। यह थी सामान्य परिभाषा। और सामान्य परिभाषा में हमसे पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाले गैसीय आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब हमने जानना चाहा इस वायुमंडल के बारे में कि साहब आपके इस वायुमंडल की कुछ विशेषता। तो पता चलता है इसकी विशेषता है कि यह आपके कैसा होता है? गंधहीन होता है, आपके स्वादहीन होता है, आपके पारदर्शी होता है, क्लियर, और रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका। ये इसकी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मैंने आपको प्रमुख विशेषताएं बताई, गंधहीन, बिना आपके गंध का, स्वादहीन, पारदर्शी, रंगहीन। तथा हम बात करना चाहें इसी को लेकर तो इसके आपके जिनके द्वारा ये मिलकर बना है, तो इसमें आपके क्या क्या चीजें मिलती है मित्रों? एक तो आपके मिलती है विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न गैसें होती है, पहली चीज। दूसरा होता है जलवाष्प या नमी कह सकते हो। और तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण जो होता है वो होते हैं धूल के कण। ये सारी चीजें इसके अंदर मुख्यतः देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल के कण। तथा हम बात करना चाहें इसी को लेकर तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई बताई जाती है वो आप छोटी क्लास की जब बुक पढ़ेंगे 6th, 7th, 9th की, तो उसमें तो ये मिलती है 1000, लेकिन इसकी अधिकतम जो ऊंचाई मानी जाती है वह आपके 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो इन सारी विशेषताओं को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने मित्रों एक डेफिनेशन बनकर तैयार होती है। और डेफिनेशन क्या बनती है वो सुनेगा। आपके डेफिनेशन बनती है कि पृथ्वी के चारों ओर, देखो, पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाला, पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाला गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी, रंगहीन गैसीय आवरण, जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा धूल के कणों से हुआ है, तथा जिसकी मोटाई अधिकतम 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, वह पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है।
तो याद रहेगा आपको कि पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर ये आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है। इससे जरा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा सब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपके परिभाषा आई, इससे हमें पता चला कि इस पृथ्वी के वायुमंडल में आपके जो महत्वपूर्ण देखने को मिलती है वह महत्वपूर्ण देखने को मिलती है प्रमुख गैस है। तो आपके प्रमुख गैसों की बात की जाए तो प्रमुख गैसों में आपको कौन कौन सी गैस देखने को मिलती है? तो प्रमुख गैसों में आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजन देखने को मिलती है, ऑक्सीजन देखने को मिलती है, ऑर्गन देखने को मिलती है, CO2 देखने को मिलती है। ये आपके 4 प्रमुख गैसें देखने को मिलती है। जबकि आप बात करना चाहें अन्य गैसों को लेकर, अन्य गैसें कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो अन्य गैसों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आप सुनेगा। इसमें आपके मिल जाती है CO2 मिल जाती है, क्लोरीन मिल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, ओजोन मिल जाती है, नियोन मिल जाती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन होगी। इसके बाद नियोन मिल जाती है, जिनॉन मिल जाती है, हाइड्रोजन मिल जाती है, हीलियम मिल जाती है। ये आदि आपको गैसें देखने को मिलती है। अगर हम बात करना चाहें इन गैसों के विस्तार को लेकर तो हमें पढ़ने को मिलता है मित्रों, ये जो नाइट्रोजन है इसका आपके 78% भाग बताया जाता है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है, जबकि 21% भाग आपके कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन का पाया जाता है। जबकि आप बात करते हो 0.9323% ऑर्गन और आपके 0.036% ये आपके मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल एग्जाम में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करना चाहें दोबारा तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपको कुछ प्रमुख गैसें पाई जाती है, कुछ अन्य गैसें पाई जाती है। प्रमुख में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि आपके अन्य गैसों में हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नियोन, जियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम आदि गैसें अन्य गैसें पाई जाती है। अगर आप बात करना चाहें नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9323 और आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 0.036% आपको देखने को मिलती है। इससे मित्रों और आगे बढ़ते हैं, हम जानना चाहेंगे अब पृथ्वी के वायुमंडल को विस्तार से उसका हम अध्ययन करना चाहेंगे। और पृथ्वी के वायुमंडल का जब मित्रों विस्तार से अध्ययन करते हैं तो आपको मैं बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि ये आपके पृथ्वी, ये तो मित्रों पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर जो आपको आवरण मिलता है यह पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। अगर इसको लेकर बात करें तो यह पृथ्वी का क्या कहलाता है मित्रों? वायुमंडल। ये हो गया पृथ्वी का वायुमंडल। क्लियर? और हमारा जो मानव है, ये जो मानव निवास करता है मित्रों, वह आपके इस पृथ्वी के इस भूपृष्ठ पर निवास करता है। क्लियर है साहब? तो आप जब इस पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, इस वायुमंडल की ओर जाएंगे, तो मित्रों आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको इस वायुमंडल के अंदर कुछ अध्ययन के लिए कुछ परतें, कुछ मंडल देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन मंडलों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो मित्रों आप देखिएगा इस पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है।
इस प्रकार आपके इस पृथ्वी के वायुमंडल को विभाजित किया जाता है। और हम जानना चाहें कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 परतों में विभाजित किया जाता है। और मित्रों इन पांचों परतों को अगर आप यहां पर बनाना चाहें तो आप देखिएगा, जैसे आप कल्पना कर लीजिएगा यह है आपका धरातल, और मित्रों इसी धरातल की हम बात करें, चर्चा करें, तो आपको विदित है कि इसी धरातल पर आपके मानव निवास करता है और इससे ऊपर आपके पृथ्वी का वायुमंडल देखने को मिलता है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपके हाईएस्ट जो आपको देखने को मिलता है वो मैंने बताया ना, छोटी क्लासों में तो 1000 मिलेगा और बड़ी क्लासों में देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अर्थात आपके जीरो या धरातल से 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब इसको हमने अध्ययन की दृष्टि से बात की, तो अध्ययन की दृष्टि से मित्रों हमने इसे कितने भागों में बांटा है वो देखिएगा। अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे 1 2 3 और साहब 4 5, ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है। अब साहब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, तो हमने सबसे पहले जानना चाहा कि ये 5 जो भाग बांटे हैं इनके बारे में पहला क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है इन 5 मंडलों को, या आप कह सकते हो 5 मंडल, या इनको 5 परत के नाम से भी मित्रों जाना जाता है, और इनके बारे में पहला क्वेश्चन इनके नामकरण को लेकर। तो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, तो इसे कहा जाता है मित्रों क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इससे आपके और ऊपर चलते हैं तो यहां पर इसको कहा जाता है समताप मंडल। इससे और आगे बढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है मध्य मंडल। इससे और आगे बढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है ताप मंडल, और आगे बढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है बहिर्मंडल। तो मित्रों इस प्रकार ये 5 प्रमुख मंडल आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलकर आपको आयन मंडल और ओजोन मंडल भी पढ़ने को मिलेंगे। पहले आप बेसिक पढ़िएगा, फिर उसके आगे की बात करते हैं। अगर आप क्षोभ मंडल को लेकर बात करते हैं तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आपके धरातल से ऊपर की ओर जाने पर इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप और फिर बहिर। इनके आपके इंग्लिश नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप बात करना चाहें, इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, इसको कहा जाता है मीजोस्फियर, इसको थर्मोस्फियर, और इसको आपके एक्सोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अधिकतम मोटाई को लेकर बात करें तो वो सुनिएगा, ये आपके अधिकतम 16 किलोमीटर, यहां पर आप आएंगे तो कई जगह ये 20 किलोमीटर तक भी आपको विस्तार देखने को मिलता है। 20 से आगे बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इससे आप और ऊपर बढ़िएगा 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। क्लियर, ये इनकी विस्तार देखने को मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि साहब हमने एक मंडल का नाम और सुना है जिसका नाम है ओजोन मंडल।
क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन पांचों में से आपके ओजोन मंडल का विस्तार आपको कहां देखने को मिलता है, तो आप देखिएगा दोस्तों, आपके यहां पर आप जब जाएंगे तो मित्रों ये जो आपकी स्थिति मिलेगी, यहां पर ओजोन आयनों की अत्यधिक प्रधानता पाई जाती है और इसके कारण इस वाले भाग को ओजोन मंडल या ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यतः विस्तार आपके 35 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। क्लियर है साहब। और अगर बात करते हो आयन मंडल की, तो आपके 80 से लेकर आप आ जाइएगा यहां पर आयनों की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए मित्रों इसे आपके आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए देखो एक क्वेश्चन तो ये बनकर तैयार हुआ कि आपसे पूछा गया कि आप ये बताइएगा आयन मंडल किस मुख्य मंडल का भाग है, तो आपका आंसर आएगा ताप मंडल का, या आप कह सकते हो ताप मंडल का अधिकांशतः भाग आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए आपके ओजोन मंडल या ओजोन परत का विस्तार आपके कहां पर देखने को मिलता है, तो समताप मंडल में इसका संबंध देखने को मिलता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है सर, क्वेश्चन ये आता है कि साहब आपके ये जो स्थितियां हैं कि समताप मंडल को ओजोन मंडल से पृथक करने वाली एक लेयर, इसी प्रकार आपके समताप मंडल को मध्य मंडल से पृथक करने वाली लेयर, और आपके मध्य मंडल को ताप मंडल या आयन मंडल से पृथक करने वाली लेयर को लेकर बात करें, तो इनको विशेष नाम से आपके जाना जाता है। और इनको लेकर बात करें तो इनके नाम सुनिएगा। इस वाली लेयर को तो कहा जाता है क्षोभ सीमा, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। क्लियर। इस वाले को लेकर बात करते हैं तो इसको कहा जाता है समताप सीमा। समताप सीमा। और इसको लेकर बात करें तो आपके आंसर आएगा मध्य सीमा। मध्य सीमा के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। समझ में आया सब। अब क्वेश्चन क्या आता है वो सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल को लेकर, और क्षोभ मंडल को लेकर बात करें तो क्षोभ मंडल के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो आपको मैं बताता हूं। क्षोभ मंडल के बारे में पहला एग्जाम का क्वेश्चन आता है, इसके बहुत सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। जैसे क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, इसी को कहा जाता है परिवर्तन मंडल, इसी को कहा जाता है मिश्रित मंडल, इसी को कहा जाता है संवहन मंडल आदि नामों से जाना जाता है। और बताया जाता है जितनी भी आपके मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, ओलावृष्टि होना, ओस कोहरा होना, ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में घटित होती है। और क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वह आपके बताया जाता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो अधिक मिलता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका विस्तार कम देखने को मिलता है। मित्रों, यह आपके जो वायुमंडल आपका क्षोभ मंडल है, यह आपके पृथ्वी के धरातल के सबसे निकट स्थित है। यह क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव के, क्वेश्चन आया और पूछा गया मानव के सबसे निकट आपके कौन सा देखने को मिलता है, तो मानव के सबसे निकट जो है वो आपके क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है समताप, अर्थात यहाँ पर तापमान समान रहता है और समान तापमान रहने के कारण 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का आपके एक अनुकूल तापमान रहता है। और इसको लेकर क्वेश्चन आता है, यह सभी वायुमंडलीय घटनाओं से रहित होता है। कहने का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर किसी भी प्रकार की वायुमंडल घटनाएं घटित नहीं होती है। और वायुमंडलीय घटनाएं घटित नहीं होती है
तो क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां पर आपके मौसम की हलचल नहीं मिलती है, और मौसमी हलचलें नहीं मिलने के कारण वायुयान की उड़ानों के लिए सबसे सुरक्षित मंडल बताया जाता है कि वायुमंडल की सुरक्षित उड़ान के वायुमंडलों की उड़ानों के लिए सबसे सुरक्षित मंडल किसे कहा जाता है? तो मित्रों किसको कहा जाता है? समताप मंडल को। समताप मंडल का वह भाग जहां पर ओजोन अणु से तात्पर्य मित्रों देखिएगा, ओजोन अणु से तात्पर्य कि ओजोन अणु से तात्पर्य का मतलब है कि जब आपके एक ऑक्सीजन व एक नवजात ऑक्सीजन आपस में मिल जाए तो आपके एक ओजोन का अणु बनता है, और उसे आपके कहा जाता है O3, और इसे आपके O3 या आप ओजोन अणु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है साहब? ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। क्लियर है साहब? और यह ओजोन अणुओं की जो सघनता जिस भूभाग में मिलती है, जिस वायुमंडलीय क्षेत्र में मिलती है, वह क्षेत्र आपके अगर बात करते हैं तो 16 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर, या कई बार 35 की जगह आपको 40 किलोमीटर भी मिल जाएगा, तक आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र को आपके हिस्से को ओजोन मंडल या ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत क्या करती है? सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और उसे धरातल तक नहीं पहुंचने देती है। और जब ये ओजोन परत से ये आपके पराबैंगनी किरणें धरातल पर नहीं आती है, तो यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक जीव जो है ना, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो आपकी अगर बात करें कि ये जैसे आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये ओजोन लेयर देखने को मिलती है, और ओजोन लेयर जो है यह पराबैंगनी किरणों से अपनी क्या करती है? रक्षा करती है। तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपके पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भूपृष्ठ तक नहीं पहुंचने दिया, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच या रक्षा आवरण कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मानव के द्वारा किए गए अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसके अंदर से छिद्र हो चुका है, और इस छिद्र को ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा छिद्र आपको वर्तमान समय में आपके कहां पर देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप के ठीक ऊपर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं इस ओजोन छिद्र के बारे में, तो अभी आपके कोरोना काल के दौरान आपके प्रदूषण का लेवल अत्यंत कम हुआ, और जिसके कारण ये लगातार छिद्र में वापस क्या होती जा रही है? इसके आकार में कमी होती जा रही है। मानव जितना ज़्यादा प्रदूषण करेगा, उतना ओजोन छिद्र में आपके आकार में क्या होगी? वृद्धि। इस ओजोन छिद्र को दुष्प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा आपके जो प्रभावित है वो है आपके CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसको फ्रियोन गैस के नाम से भी आप जानते हैं। यह गैस का जब निष्कासन होता है तो यह गैस आपके सबसे ज़्यादा इसे प्रभावित करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, ये स्थितियां आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये हुई आपके दो मंडलों को लेकर चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं वो आपके करते हैं मध्य मंडल को लेकर। तो मित्रों, मध्य मंडल के विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और रात्रि के समय इसमें गैसों के पुंज दिखाई देते हैं, जिसको आपके निशादीप्ति मेघ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम तापमंडल को लेकर। तो तापमंडल को लेकर जो क्वेश्चन आता है, इस तापमंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, और बताया जाता है 80 किलोमीटर से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तापमान में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी, इसलिए इस भाग को तापमंडल कहा जाता है। तापमंडल के अधिकांशतः भाग में आपके आयन पाए जाते हैं। आयन का मतलब है दोस्तों विद्युत आवेशित जो कण होते हैं। आयन का तात्पर्य किससे है? विद्युत आवेशित कण से इसका तात्पर्य है कि विद्युत आवेशित जो कण होते हैं उन्हें आपके आयन कहा जाता है, और इन आयनों की प्रधानता आपके सर्वाधिक इस आयन मंडल में पाई जाती है, इसलिए इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि आयन मंडल जो है, यहाँ से आपके रेडियो किरणों का परावर्तन होता है, अर्थात रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जो जिम्मेदार आपके मंडल है वो आपके कौन सा मिलता है? आयन मंडल देखने को मिलता है। इससे और
आगे बढ़ते हैं तो इसी आयन मंडल को आपके 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करना चाहें डी, ई, एफ, 3 परतें आपको देखने को मिलती है। डी परत को लेकर बात करते हो तो इसके अंदर आपके लघु तरंगे परावर्तित होती है, जबकि आपके और ऊपर चलते हो ई में आपके मध्यम व आपके ऊपर चलते हो एफ तरंगों में आपके परावर्तन होता है। तो आपके 3 प्रकार की परतें देखने को मिली, 1, 2, 3। एक परत डी परत, एक ई और एक एफ। इसमें आप जाएंगे तो आपके जो तरंगे परावर्तित होगी वो होगी आपके दीर्घ तरंगे, फिर आप देखेंगे मध्यम तरंगे और ये आपके लघु। ये 3 प्रकार की तरंगों का परावर्तन यहां पर देखने को मिलता है। इससे आपके और ऊपर जाएंगे तो यहां पर हाइड्रोजन व हीलियम जैसी हल्की गैसें देखने को मिलती है। ये आपके पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।